ओके चलो गुड मॉर्निंग। सो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो हम लोग सीधा अभी उसमें रिवाइज करते हैं बोर्ड के एंगल से क्या क्या एग्जाम में आने वाला है उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो आने वाली वो है इस चैप्टर का नाम से जो मीनिंग कनेक्टेड है क्या है? What is gravitation? न्यूटन्स लॉ ऑफ हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं उसको। कुछ भी अलग अलग नाम आ सकते हैं उसका। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं या कुछ नहीं है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है। तो सब सिनोनिम में कुछ भी पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? लॉ बताइए, किसको याद है? तीन लॉ जो रूल्स होते हैं उसके, क्या है? न्यूटन्स के ना। हाँ फर्स्ट लॉ है वो नहीं, वो तो 9th में हो गया। तीन लॉ, केप्लर्स लॉ, केपलर्स लॉ अलग है वो तीन। और जो वो प्लैनेटरी के। हाँ और वो जो तीन लॉ थे जो आपने 9th में पढ़े थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो अलग था। लॉज ऑफ मोशन थे वो। हाँ हम लोग ग्रेविटेशन लॉ की बात कर रहे हैं। हाँ, न्यूटन का लॉ था ग्रेविटेशन। क्या न्यूटन का लॉ है कि कोई भी दो चीज, एक बड़ी चीज और एक छोटी और एक छोटी चीज, अट्रैक्ट। यस कोई भी दो चीजें संसार में अगर होगी जो दोनों का अलग अलग मास होगा, दोनों का डिस्टेंस अगर r होगा या d होगा, तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, आकर्षित करेंगी, और उस फोर्स को वो लोग देते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, यस दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के मासेस से प्रोडक्ट होगा। दैट फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा। तो इसी चीज को आप कंबाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एफ एम बाई डी स्क्वायर। और ये जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी, जो कांस्टेंट है, जी एम बाई आर स्क्वायर, कुछ लोग डी स्क्वायर, जो भी वर्ड यूज किया गया है। तो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत सिंपल है, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखिए। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट any two objects placed with distance, there is a force of attraction between them. That force is directly proportional to the product of its masses, product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. इतना ही है बस, ठीक है। फिर उसको आप नीचे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे लिखेंगे, f is directly proportional to m1 m2 भी लिखते हैं कुछ लोग, कैपिटल M स्मॉल m भी लिखते हैं, एंड f is inversely proportional to d square। दोनों को कंबाइन किया तो f is equal to mm by r square, और उधर g आ गया। तो g की वैल्यू क्या है, याद है? 9.8। ये बाबा, ये दादा 6 कुठे आहे? g 6.67 into 10 to the power minus 11। 11 आगे यूनिट न्यूटन। न्यूटन होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तुम लोग कबड्डी खेले हो क्या दिन में? ऑनलाइन क्लासेस में सबकी बजी हुई है बैंड। जो ये वीडियो देख रहा है कल से स्कूल आ जाओ, नहीं तो आपका आएगा रिजल्ट में डब्बा बड़ा, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं की घर में बैठ के, तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए। ये आपका पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है जो शायद दूसरे पेज पे दिया हुआ है, तो कुछ याद नहीं है बच्चों को। सो जी इज इक्वल टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर? ये देखो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जो भी लिखना है आपको, ठीक है। अब मुझे चाहिए किसका फॉर्मूला? जी का ना। जी का। तो जी क्या बनेगा? जी इज इक्वल टू फोर्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एम। एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक और मास होगा तो केजी स्क्वायर। समझे कि नहीं? ये न्यूटन, ये मीटर का स्क्वायर, ये केजी और इनटू केजी, तो केजी स्क्वायर। भूलने का नहीं अभी। वो वैल्यू कैसे आया? वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, वो साइंटिस्ट लोगों ने पूरा रिसर्च करके वैल्यू का मतलब समझ रहे हो? 10⁻11। 10⁻11 का मतलब क्या है? बहुत। इसका मतलब है
0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 6 7 ये कोई वैल्यू है किसकी? जी की वैल्यू आहे खरे मध्ये 10⁻11 मतलब क्या डेसिमल इधर गया ना 10 11 जगह क्योंकि -1 हाँ तो इतना छोटू सा वैल्यू है ये तो वो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ अपने तरीके से निकाला होगा सो दिस इज अ कांस्टेंट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट ठीक है तो कंफ्यूज मत होना कैपिटल जी और स्मॉल जी में कैपिटल जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी जो आप आगे पढ़ने वाले चैप्टर में वो क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वैल्यू 9.8 है। यस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है तो इस चैप्टर का कनेक्शन पुराने चैप्टर से भी है 9th में आपके मोशन से एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी मीटर पर सेकंड v माइनस यू क्या होता है वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है सो ये पहली चीज थी जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओके सो ये आपका चीज था और इसी का थ्योरी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में इसी की वजह से क्या हो रहा है इसी की वजह से क्या हो रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है सब धरती चल रही है क्योंकि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है भारी ऑब्जेक्ट है वो छोटे ऑब्जेक्ट को अपने अराउंड में घुमा रहा है दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी समझ में आया ना सन यहाँ पे है सन बहुत बड़ा है उसके अराउंड में चारों प्लैनेट सब घूम रहे हैं अलग अलग सन प्लैनेट को घुमा रहा है प्लैनेट मून को घुमा रहा है क्योंकि उसका वेट ज्यादा है उसका मास ज्यादा है ठीक है नेक्स्ट इस टॉपिक में सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो बोर्ड के एंगल से वो है केपलर्स लॉ अभी देखो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बोर्ड के एंगल से थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मेरे वीडियोस देखो बैठ के आराम से जो पुराने हैं ठीक है तो ये लड़का कहाँ चला जाता है सो केपलर और न्यूटन दोनों मिलके कुछ काम कर रहे थे साइंटिस्ट लोग ऐसे ही रहते हैं ना कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट कुछ चालू किया कुछ एक लेवल तक मैं एक्सपेरिमेंट आया रुक गया वो जैसे आयरन मैन का देखा होगा आपने मूवी स्टार्टिंग में तो वो कुछ साइंटिस्ट उसके पापा करके छोड़ के चले गए थे पर उनसे पूरा नहीं हुआ तो फिर बेटा फिर कुछ रिसर्च करता है तो उसको मिल जाता है तो साइंटिस्ट लोग का ऐसे ही रहता था कुछ काम कर रहे हैं कुछ फाइंडिंग्स निकले कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो नोट करके लिख के चले जाते हैं फिर उनसे नहीं हुआ दूसरा साइंटिस्ट आके कुछ करता है तो वैसे ही केपलर और न्यूटन इन लोग आपस में ये लोग इस तरीके से ही शेयर करते थे नॉलेज तो केपलर ने भी 3 लॉ दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसी को बेसिस मानते हुए न्यूटन ने ये पक्का ग्रेविटेशनल लॉ दोनों ने एक दूसरे को इलाबरेट किया तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने हाफ एग्जाम में पूछा था आप लोगों ने आंसर भी लिखा था मतलब एक और लेकर हाँ सो जो सोलर सिस्टम का थ्योरी है वो केपलर ने समझाया था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलिप्स मैथ्स में आप पढ़ेंगे बाद में ये इलिप्स करके एक चीज होती है ये गोलाकार इलिप्स क्या होता है आपको वो पता है कोन आइसक्रीम खाइए कॉर्नेटो आइसक्रीम वो सर्कस का टोपी कोन रहता है उस कोन को 3D इमेजिन हो रहा है आपके हाँ पास सर कट करते उसको अगर हम स्ट्रेट कट करेंगे तो क्या मिलेगा स्ट्रेट मिलेगा पर स्ट्रेट कट करेंगे तो क्या मिलेगा गोल मिलेगा सर्कल हाँ समझ में आ रहा है क्या एक कोन को मैंने ऐसे स्ट्रेट काटा तो मुझे सर्कल मिलेगा पर उसको अगर स्लैंट काटा टेढ़ा काटेंगे तो क्या मिलेगा ओवल टाइप हाँ ओवल शेप मिलेगा अंडे, इलिप्स उसको अंडे। इलिप्स बोलते हैं तो मैथ में आपके 11th में है आगे जाके तो उसमें 2 फोकाई रहते हैं एक प्रिंसिपल फोकाई 1 प्रिंसिपल फोकाई 2 ऐसा 2 फोकाई रहते हैं ठीक है संतनु बस इधर नहीं उसका ही कर रहा था मैं मत कर इधर कर बोर्ड में भी तुझे 100 मार्क्स लाने हैं ज्यादा साइंटिस्ट को लाने ठीक है तो इनका सिंपल सा लॉ है कि सन इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द फोकाइज चाहे ये हो sun is always placed in one of the principal foci and the planet is revolved in a elliptical shape the planet कोई भी planet हो sun sorry earth mars mercury venus jupiter saturn neptune जो भी है that planet is revolving around the sun in a elliptical shape अंडाकार शेप में घूम रहा है दिख रहा है ellipse
तो यहाँ से डिस्टेंस कम है और यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लॉ। तो ये डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहिए उधर। व्हाट इज सेकंड लॉ? Equal area and equal interval Yes. of time. So the planet sweeps equal area in equal interval of time. मतलब अगर मैं ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट को सन के साथ एक लाइन बनाओ, ठीक है, और टाइम टी लूं, टी कुछ टाइम लिया मैंने, कुछ आवर्स, कुछ दिन, जो भी है। तो अगर टाइम टी लिया मैंने तो इसका मतलब क्या होगा, ये टाइम टी में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, समझ में आया? ये यहाँ पे पहले 0 टाइम था, तो टाइम टी के बाद ये यहाँ पहुंचा। अगर इस वापस को लाइन को सन के साथ कनेक्ट करूं तो ये जो एरिया होगा, और यही टाइम टी अगर जब सन अर्थ यहाँ था या प्लैनेट यहाँ था और यही टाइम टी यहाँ तक पहुंचेगा, तो उसको आप फिर से आप टाइम टी को कनेक्ट करोगे, ये दोनों का आप एरिया निकालेंगे, इट विल बी इक्वल। ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। इसको चलने में भी टाइम टी लगेगा, इसको चलने में भी टाइम टी लगेगा, समझ में आया? सिमिलरली अगर वो यहाँ पे होता तो यहाँ पे भी वो कुछ ऐसा ही सेम एरिया इक्वल करता। सिमिलरली वो यहाँ होता तो भी कुछ ऐसे ही सेम एरिया इक्वल करता। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगा? टी। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा? टी। हर जगह टाइम टी ही लगा है। सो द एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझा? इसका क्या मतलब है? ये डायग्राम देखे कुछ समझ में आ रहा है? सर मतलब वो इतने में इतना इक्वल टाइम कर रहा है तो उधर से भी इक्वल ही होगा। तो उससे कुछ समझ में आ रहा है? डायग्राम देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको? सपोज मैं इधर एक और बनाता हूँ डायग्राम। अलग टाइम के लिए अलग नहीं देंगे। नहीं समझ में आ रहा? ये आपकी बुक में नहीं दिया है, पर समझाने के लिए समझा देता हूँ। क्या है? नहीं, वो जो मैं समझाना चाहता हूँ उस इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 1 घंटे में वहां से हाँ, सपोज 1 घंटा है तो ये 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचा और वही 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। दोनों का एरिया इक्वल होगा। पर इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ गया। सो व्हाट कैन यू डिराइव आउट ऑफ इट? वो सेम दिखने में अलग दिखता है। समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। इसका मतलब जब भी प्लैनेट सन के पास होता है वो फास्ट चलता है। 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और जब भी प्लैनेट सन से दूर होता है वो स्लो चलता है। दिख नहीं रहा? सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 1 घंटे, उतने ही 1 घंटे में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतनी 1 घंटे में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ फास्ट चल रहा है ना, यहाँ स्लो चल रहा है। सिंपल समझ में आया कि नहीं लॉजिक? सिमुलेशन है ना उसका। क्या है? सिमुलेशन। हाँ, न्यूट्रॉन सिमुलेशन। स्टार्स। अरे भाई तू साइंटिस्ट, नीचे आ जा। ओए साइंटिस्ट, याद है ऐसा? चला जाता है। बोर्ड 100 में से 100 चाहिए मुझे, अभी तरह साइंस में चाहिए। समझ में आया? तो ये ऑलरेडी बोल रहा है मुझे 100 ही लाना है तुझे। तो ये इसका मतलब है कि जब सन के प्लैनेट पास में होता है तो वो फास्ट होता है, डिस्टेंस ट्रेवल फास्ट करता है, और जब दूर होता है तो स्लो चलता है। और यही लॉजिक है आपका। आपने वो भी देखा होगा, सन यहाँ है सपोज, तो सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। उसका बहुत छोटू टाइम रेवोल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बहुत छोटा है, शायद 64 डेज ऐसा कुछ है। तो उनका 1 साल मतलब 64 डेज। फिर क्या आता है? वीनस, उसका कुछ शायद 84 होगा। फिर अर्थ, 365 डेज। फिर मार्स, ज्यादा शायद 400-500। हाँ, 500। तो वैसे ही मुझे जुपिटर का याद है। जुपिटर का है 64 ईयर्स। यस, अर्थ के एंगल से 64 ईयर्स है जुपिटर का। मतलब बहुत हमको जब एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, तो कोई जुपिटर पे है तो उसको 64 ईयर्स लगेगा, तो उसका 1 साल होगा। क्लिक कर रहा है क्या? और उसी की जगह जो मरकरी में था वो 64 डेज में उसका 1 साल हो जाएगा। सन के अराउंड घूम लिया तो 1 साल हो गया ना। उसका 64 डेज और उसका 64 साल। उसका 64 साल। तो ये इसके लिए होंगे ना सर। इसलिए ना तो अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग लोगों की एज रहेगी फिर। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, अभी थर्ड लॉ है T²/R³ इज अ कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यही जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, मतलब पूरा, यानी यहाँ से प्लैनेट को स्टार्ट किया, पूरा प्लैनेट चक्कर मार के वापस यहाँ आ गया, तो कितना टाइम लगता है? T, जो मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे। और अगर उसका एवरेज मीन डिस्टेंस है R,
तो ये आर और ये आर ऐसे नहीं, एलिप्स में एक एवरेज मीन डिस्टेंस लेने का तरीका है। तो वो आर अगर डिस्टेंस है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, हाँ टी स्क्वायर बाई आर क्यूब, मतलब हर प्लेनेट के लिए। समझ में आया क्या? मतलब वीनस का टी सपोज मैंने अभी जैसे बताया कुछ 64 डेज है और उसका आर कुछ होगा डिस्टेंस, उन दोनों का टी स्क्वायर बाई आर क्यूब करेंगे तो एक कोई नंबर आएगा, सपोज एक नंबर आया एन। सिमिलरली जुपिटर का टी कितना है 64 ईयर्स और जुपिटर का आर भी अलग है, उसको भी करेंगे तो भी उसका एन ही आएगा नंबर, दोनों का सब सेम आएगा। सेम, हाँ अर्थ का देख लीजिए, अर्थ का भी करेंगे तो भी वही Constant नंबर आएगा। आएगा। दिखाइए, मतलब समझ नहीं आ रहा, सम करके दिखा दीजिए। सम का सम करके मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है इसको, मैं आपको कल स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। लंबा कैलकुलेशन है, बहुत लंबा नंबर बहुत है। बड़ा। हाँ ठीक है, तो मैंने किया है, वो गूगल पे था एक जगह, मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाला था, अभी पिछले फोन में था, निकल गया। इसमें भी देख लीजिए। तो अभी वो बोर्ड में नहीं है ना, बोर्ड से रिलेटेड है तो साइंटिस्ट बन जाता है बार बार। कोई भी समझ में आया ना, अगर मैंने वीनस लिया तो वीनस को कितना टाइम लगता है, वो 64। हाँ, उसको और स्क्वायर आप किया, square अब वीनस का कितना रेडियस है, वो Radius है। उसका क्यूब किया, Cube किया। तो मुझे एक नंबर आएगा। वो कांस्टेंट अच्छा वो क्या, वो जो नंबर आएगा वैसे ही मैंने अभी समझो प्लूटो तो बचाएगी, नेपट्यून लिया, नेपट्यून का टाइम पीरियड जीरो रेवोल्यूशन जितना है उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर नेपट्यून का जितना सन से डिस्टेंस है उसको उसका radius क्यूब किया, Cube किया। तो वो नंबर भी यही नंबर होगा। सेम होगा। अंडा। अंडा मतलब ये जो भी है अंडा जो भी नंबर है वही होगा। तो ऐसा उन्होंने सब प्लैनेट्स का करके देखा, सो इट्स अ कांस्टेंट। सो वो वर्ड्स में आपको याद रखना है, टाइम पीरियड द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट to the ratio with the cube of the mean distance between the sun and the planet is always a constant। ठीक है, ये केपलर के 3 लॉ थे, ये तीनों लॉ याद होने चाहिए। सो दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक। ओके, सो इस चैप्टर में थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है बोर्ड के एग्जाम से वो है व्हाट इज जी, इसको बताइए, डिफाइन जी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सर सब क्वेश्चन में मैथमेटिकल है, ये करना पड़ता है क्या? नहीं पूछेगा तो ही। और तीसरा इसका वेरिएशन ऑफ जी, मैंने आपसे एग्जाम में वेरिएशन पूछा था, तो वेरिएशन में से 2 चीजें पूछी थी, हाइट और डेप्थ। हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाइट बढ़ेगी और डेप्थ बढ़ेगा तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एंगल से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। सो व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ का भी आपने वो पढ़ा, हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। अर्थ का अपना एक मास है, हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, हर कोई, जैसे हम लोग क्यों अर्थ से चिपके हुए हैं, क्योंकि हम लोग खींच रहे हैं। मैं ये पेन छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरता है, क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि अर्थ उसको खींच रहा है। सो वो जो फोर्स है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है, सो दैट फोर्स इज नोन एज, उसको भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट इज फ्री फॉल, वो भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज द state or the force on an object when it is only under the force of the gravitation of earth। जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और फोर्स ना लग रही हो, सिर्फ धरती का गुरुत्वाकर्षण की शक्ति लग रही है, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। When an object is placed under only the force of gravitation of the planet or of the earth, then it is known as free fall। freely fall हो रहा है, अपने आप जूम करके गिर रहा है। ठीक है, so what is G? acceleration due to gravity। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के फ्री फॉल में है, वो फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है जी। ओके, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है आपको पता है, F = ma। कौन सा लॉ है? न्यूटन का सेकंड लॉ, 9th में पढ़ा था आपने। F = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p2 - p1/t, तो उससे आया था F = ma। दूसरा भी आपने पढ़ लिया क्या, G/m/r², d²r² जो भी है, ठीक है। G/m/r² आपने पढ़ लिया। अगर आप समझो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ का, अगर ये r है और ये इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे है h, और यहाँ से नीचे गिर रहा है, स्मॉल m का ऑब्जेक्ट है, ये कैपिटल M है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, बराबर है। ये जिस फोर्स से गिर रहा है उसी फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे। a की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखते हैं, g। mg = G/m/r²। तो ये m कट जाएगा तो क्या बचेगा, g = G/m/r²। सर उसमें छोटा हो जाएगा क्या? हाँ, अभी ये देखिए इसमें कैसा आंसर है इसका,
फॉर ऑल दी नियर बाई डिस्टेंसेस, कुछ अर्थ हमारा कितना है आर 6.4 इंटू 10⁻⁶, इतना हमारा आर है। तो इसके सामने भी 100, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। सो फॉर ऑल दी स्मॉल डिस्टेंसेस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जैसे अभी हम लोग खड़े हैं, पेन छोड़ा, इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करता, इट्स एज गुड एज आर। हाँ, जब डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो फिर वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सो GM इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हर प्लैनेट के लिए है, हर इट इज इक्वल टू अर्ली प्लैनेट ना। हाँ मतलब मैं आपसे अगर पूछूंगा व्हाट इज द G ऑफ नेपट्यून, नेगेटिव तो उस G ऑफ नेपट्यून क्या बन जाएगा, कैपिटल G, ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो सबके लिए एक ही है। M मतलब मास ऑफ नेपट्यून, उसका मास डिवाइडेड बाय उसका रेडियस का स्क्वायर। नेपट्यून का क्या रेडियस है, उसका स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। सैटर्न 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 जिसका पूछेंगे उसका सेम होगा। GM बाई आर स्क्वायर हर प्लैनेट के लिए है, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है ये, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ G। वेरिएशन ऑफ G में आप समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है बहुत बार, मैंने भी हाफ ईयरली में डाला था। तो वेरिएशन ऑफ G का कैसा है, 3 टाइप से वेरी कर सकता है G। पहला है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब धरती पे। धरती पे उसके बोलने का मतलब क्या है, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली इलिप्टिकल, अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली अ सर्कुलर शेप, स्फेरिकल शेप नहीं है, इलिप्स है, पता है ना आपको, रग्बी की बॉल जैसे होता है, अंडा जैसा होता है, वैसा है। तो अब आप समझो अगर ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ का सेंटर से ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, सही बात है। ये मेरा क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल साउथ पोल। तो एट पोल्स डिस्टेंस कम है ये, एंड इक्वेटर मतलब कौन सा, वो जो हमारा ईस्ट वेस्ट इक्वेटर, ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं उसका, पूरा इक्वेटर जो अफ्रीका से जाती है, इक्वेटर ही बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, देशांतर, अभ्यंतर, वेदांतर, समझ गए ना। वो जो इक्वेटर अफ्रीका से इंडिया के इंडियन ओशन से थोड़ा सा नीचे, श्रीलंका के नीचे से जाती है, तो उस डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस ज्यादा है, आर ज्यादा है, बराबर। तो अगर आप अब इस G की वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे, G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो, कैपिटल G तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, M तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, R। तो पोल्स पे अलग होगा, पोल्स पे R छोटा होगा। अगर R छोटा होगा तो G क्या होगा, R छोटा होगा तो G क्या होगा, बड़ा। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो न्यूमरेटर बड़ा होता है। हमें आंसर बड़ा होता है, आंसर बड़ा होता है। डिनोमिनेटर छोटा है तो G बड़ा होगा। तो अगर मैं G ऑफ पोल्स देखूं तो वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 9.89, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। और अगर आप इक्वेटर पे देखेंगे, 9.7, एट इक्वेटर देखेंगे तो R बड़ा है, अगर R बड़ा होगा तो G छोटू छोटा। 9.7, तो G at poles is greater than, not very greater, G is pole is greater than G at equator। समझ में आया। सो ये वेरिएशन का 3 पार्ट है। G कैसे वेरी होता है, 3 पार्ट है। एक है पहला सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ में कहाँ कहाँ वेरी होता है। तो अगर आप पोल्स पे जाएंगे तो G की वैल्यू ज्यादा होगी, इक्वेटर पे आएंगे तो G की वैल्यू कम होगी, पहला चीज। दूसरा, उन्होंने बोला कि ये अर्थ है, अब मैं अर्थ के सरफेस से उड़ते जा रहा हूँ ऊपर हवा में, राइट। हाँ, मैं बलून लेके या फ्लाइट लेके ऊपर ही चढ़ते जा रहा हूँ। तो मैं वही बोला, देखो जब तक छोटे डिस्टेंस है तो हमें G इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 5000 मीटर, आप चाहते जा रहे हो स्पेस में, तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगा ना। ये आर तो सिर्फ इतना आर है, उसके बाद ये आपका एच बढ़ते जाएगा। तो अगर ये आर बढ़ेगा तो G छोटू होगा। कम होते जाएगा ना। ये आर बढ़ते जा रहा है, अभी ये आर यहाँ पे था, अभी ये इतना पहुंच गया, तो G कम होते जाएगा, G की वैल्यू गिरते जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगी, 0, कब, इंफिनिटी पे। जब स्पेस में जाएंगे, यदि स्पेस में पहुंच जाएगा, फिर 0 ये होगा। हाँ, और उसको हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं, 1/infinity is 0, 0 बिकॉज व्हाट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी इज 1/0, हाँ नॉट डिफाइंड। पता 0/1 क्या होता है, 0, 0 0/20 क्या होता है, 0, 0/27 क्या होगा, 0, पर 2/0 क्या होगा, कुछ नहीं होता 2/0, नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड. यू कैनॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो. मैथ्स किधर है भाई? यू कैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय जीरो, इट विल बिकम अ जीरो, बट यू कैनॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो. हाँ अगर मैं 2 को 0 से डिवाइड करूंगा तो इंफिनिटी है, इसका नॉट डिफाइंड आंसर है. पता है. 254 को 245 को 0 से डिवाइड करूं तो वो नॉट डिफाइंड है, कुछ नहीं आएगा. इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड. सो इंफिनिटी का मतलब होता है 1/0. सो 1/1/0 क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा 0. समझ में आया? तो जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंफिनिटी. सो 1/infinity इज 1/1/infinity. तो 0 ऊपर चला जीरो. गया 0. जीरो. So the value of g becomes 0 in space. तो स्पेस में वैल्यू ऑफ g becomes जीरो. ध्यान रखना. और ये आपको लाइन लिखनी है, किसी ने नहीं लिखी है, मैंने हर किसी का आधा मार्क काटा इसलिए. मैंने क्लियरली बोला था सबको ये लिखने के लिए, when the h increases the value of g decreases. ये आपकी एक लाइन होनी चाहिए. दूसरी लाइन, and the value of g becomes 0 when the h becomes very high, very large, infinite. That is when it goes in the space. Similarly, अब हम आते हैं अंदर. What happens when you are digging inside the earth? अब आप धरती के अंदर घुस रहे. At the जब same धरती के time, अंदर घुस रहे तो क्या होगा? ग्रेविटेशन बढ़ेगा. बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. कम होगा मेरे भाई. हाँ? क्या रे तू? G is equal to gm/r². हाँ तो आपका लॉजिक है सर r तो कम हो रहा है, बराबर. आपको लग रहा है सर r कम हो रहा है तो g बढ़ना चाहिए. पर अगर मेरा समझो इस पॉइंट पे आया मैं, तो अगर मैंने इधर से इधर का r ले रहा हूं तो मैं सर्कल भी तो इधर से इधर का ही लूंगा ना. तो मेरा इतना मास भी तोड़ गया, बराबर है कि नहीं? सही बात. मेरा मास भी तो कम हो गया. कम हो गया. सो उसका उतना इक्विवेलेंट मास भी उड़ जाता है. सो वैल्यू ऑफ द g अगेन डिक्रीजेस. Decreases. आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली एक लाइन दी हुई है सर. Sir, and at the same तो time, इतना इसलिए आपको ज्यादा लिखना नहीं है. यू हैव टू जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस व्हेन वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट बिकम्स जीरो. एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये लिखना है तभी मार्क्स मिलेगा. एंड इट बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर क्वेश्चन पूछा गया स्पेसिफिकली व्हाई इट डिक्रीजेस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन बिकॉज द इक्विवेलेंट मास आल्सो डिक्रीजेस. क्लिक कर रहा है कि नहीं? समझा? और अंदर जाते जाते तो मेल्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? can तो get वो तो more. हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताइए, कौन जाएगा लेके अंदर? कोई नहीं जाने वाला ना. ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे 9.8 है. अब आप अर्थ के अंदर इधर आ गए तो इतना हो गया, तो ये r तो कम हो गया, बराबर है, पर ये मेरा ये भी तो कम हो गया. इतना मास हो गया ना मेरा. हाँ. समझे कि नहीं? तभी तो मैं हार इतना लूंगा ना, इतना हार. अभी फिर और अंदर आया तो फिर से इतना ही हो गया ना सिर्फ. अब ये पूरा उड़ गया. फिर और होगा और होगा. हाँ. Same करते फिर सिमिलरली आते 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 कुछ बचेगा ही नहीं, वो पॉइंट सोर्स पे पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगा. ठीक है. सो ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. व्हाट इज g, व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ g, फॉर्मूला फॉर g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, एंड तीसरा वेरिएशन ऑफ g. वेरिएशन ऑफ g इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ g का कैसा है? g इज इक्वल टू gm/r². अगर आप अर्थ की सारी वैल्यूज डालेंगे 6.67 इंटू 10⁻11, m कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई r कितना होता है? ये सब याद होना चाहिए. ये सब याद होना चाहिए आपको. एज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg. What is the radius of the earth? 6.4 into 10⁻6 मीटर. ये सब याद होना चाहिए. 6400 किलोमीटर. इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ आता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कि हम ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. तो अगर वैल्यू ऑफ जी कुछ दी हुई है एग्जाम में स्पेसिफिकली तो आप वो यूज कीजिए. अगर कुछ नहीं दी हुई है सो यू कैन यूज 10th अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो. बट आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ जी टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Assuming the